हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें हम 13 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 के लास्ट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कितनी प्यार भरी बातें डी ट्रिपल एस बी ने हमारे साथ इस शिफ्ट में करी। लास्ट के 20 क्वेश्चन और हमारी 5 शिफ्ट खत्म। चलते हैं डिसिप्लिन 5 क्वेश्चन नंबर 1। लो जी, देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 181, मतलब डिसिप्लिन 5 का क्वेश्चन नंबर 1। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ड्रॉज इट लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंसेस। तो बताइए भाई, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को अधिकांशतः निम्नलिखित विषयों में से किस में से निकालता है? अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स से निकालता है, सोशियोलॉजी से निकालता है और पॉलिटिकल साइंस से निकालता है। हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता है ना। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है। दिक्कत इज इन ये क्या बोलते हैं आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक पे चक्कर क्या है, इधर ऑप्शन चारों दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो कहने का मतलब जो 39% यहाँ पे सही है बच्चे हैं, ये असल में गलत है। ये असल में गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि 61% बच्चे ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 10-11% ही बच्चे ठीक मिलेंगे एट द एंड। ठीक है। ज़्यादा बच्चे ठीक नहीं मिलेंगे इसमें। तो 1, 3 और 4, बाकी ये उठाया कहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 54, 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 54। अच्छा, एक तो ये आप देखना, आप में से ना काफ़ी कह रहे थे, जो मैंने पिछले जो पी वाई क्यू ना उसमें कौन सा था शायद, हाँ पिछले वाला पी वाई क्यू ही, उससे पिछले वाला, उसमें बोला कि सर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ना इस पेज पे, पेज नंबर 54 पे लिखा हुआ है कि एनसीएफ ने दिया है। भाई आप खुद बताओ, इस पूरी लाइन में कहाँ ऐसी बात लिखी हुई है? अगर पी वाई क्यू वाली जो क्लास देखी हो ना, उसमें काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर एनसीएफ ने दिया, एनसीएफ ने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। भाई आप इस पेज का रेफरेंस दे रहे थे, इस पेज में बताओ एज इन कहाँ लिखा हुआ है कि एनसीएफ ने ही सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ दिया है? कहीं मतलब बैठ रहा है, बस ये लिखा हुआ है कि जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसको चेंज कर दिया गया सिविक्स वर्ड से। बस चेंज करने की बात करिए, किसने चेंज करा किसने रखा नहीं। और जो एनसीएफ की मैंने आपको लाइन दिखाई है ना, वो डिटो पेस्ट कर रखी है। बाकी इसमें नहीं लिखा हुआ कि एनसीएफ ने ही इसका नाम चेंज किया है। समझे? बाकी देखो, एसपीएल ड्रॉज इट लर्निंग एक्सपीरियंसेस किस किस में से? पॉलिटिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट से अपने कंटेंट को ड्रॉ करता है। तो 1, 3 और 4। चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू मेक लर्नर्स पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल साइंस क्लास? निम्नलिखित में सामाजिक विज्ञान वर्ग में सक्रिय रूप से रहने के लिए कौन सा शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है? बेसिकली कौन सी एक्टिविटी करवाई जाए ताकि बच्चा एक्टिव रहे? पहला है आस्किंग लर्नर टू मेमोराइज, ये तो मेमोराइज आगे याद करने का, इसमें तो बच्चा एक्टिव रहेगा नहीं। आस्किंग लर्नर टू कॉपी द इंफॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिकल प्लेसेस, इसमें क्या आएगा? कॉपी का, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। आस्किंग लर्नर्स टू फाइंड आउट अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दियर स्टेट और रीजन, की अपने आसपास के जो राज्य क्षेत्र हैं उसके अंदर जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके बारे में पता लगाओ। तो ये थोड़ा सा इसमें बच्चा एक्टिव होगा और डिस्कवरी अप्रोच का इस्तेमाल करेगा। तो ओनली 3 इज द राइट उत्तर। आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाली क्लासेस में कि पी वाई क्यूज में आने वाले में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। तो वो आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टीचिंग मूव्स इन डिस्कवरी अप्रोच टू टीचिंग साइंस इन टीचिंग लर्निंग अप्रोच? तो ठीक है, 3 अप्रोच के बारे में हमने बेसिकली बात करी है, एक्सपोजिटरी अप्रोच, डिस्कवरी अप्रोच और इंक्वायरी अप्रोच। अब इसके अंदर ना स्टेप्स होते हैं कुछ, और उन स्टेप्स का अलग अलग लाइक सीरीज या फिर आप मान लो अलग अलग सीरिएशन होता है डिपेंडिंग अपॉन अप्रोच कौन कौन सी है। ठीक है, समझाते हैं आपको। ये JR, CR, AR, SR कुछ समझ नहीं आ रहा होगा जिसने एनएस नहीं पढ़ी होगी। तो अगर आपको एनएस बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है, तो यू कैन ज्वाइन डी ट्रिपल पेडागोजी स्पेशल, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें कवर करवा रखी है। ठीक है। चलते हैं हम 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 78। लो जी, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 78। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। 3 अप्रोच है।
एक्सपोजिटरी अप्रोच जिसमें सारा का सारा कंट्रोल टीचर के पास होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। डिस्कवरी अप्रोच जिसमें टीचर्स कुछ क्यूज प्रोवाइड करता है, मॉडरेटली टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब कुछ टीचर सेंटर्ड और कुछ बच्चा स्टूडेंट सेंटर्ड, है ना। और एवरेजली स्ट्रक्चर्ड होता है, ये लो स्ट्रक्चर्ड होता है और टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जिसको हम इंक्वायरी अप्रोच बोल लो या फिर प्रोसेस स्किल्स बोल लो, ठीक है। हेंडरसन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देना। हेंडरसन has systematically analyzed thousands of audio tapes of classroom teaching of mathematics teacher. He has identified 4 general teaching moves which are required to teach any rule. कि उसने बहुत सारी ऑडियो टेप सुनी, तो उसने ना कुछ बेसिक मूव्स दिए, है ना, टीचिंग मूव्स दिए हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, फिर किसी भी रूल को सिखाने के लिए। लिखा हुआ है ना, विच आर रिक्वायर्ड टू टीच एनी रूल। तो बेसिकली 4 है, स्टेटमेंट ऑफ रूल, क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल, जस्टिफिकेशन ऑफ रूल एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल। इसको इसी सीरीज में आप याद रखो। एस आर स्टेटमेंट ऑफ रूल, या फिर हम बोले असर्शन मूव। सी आर मतलब क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल, जे आर मतलब जस्टिफिकेशन ऑफ रूल, ए आर मतलब एप्लीकेशन ऑफ रूल। ठीक है, अगर इसको हिंदी में दिखा पाऊँ, हिंदी में दिखाता हूँ आपको मैं। लो जी, हेंडरसन के हिसाब से देखो, ये हिंदी में ना, हिंदी में करवा रखी है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर आप इंग्लिश से पढ़ाते हो, ये मार्क करी हुई ना, जिसका मतलब मैंने क्लास में हिंदी में पढ़ा रखी है, हिंदी पीडीएफ से पढ़ा रखी है। नियम का कथन एस आर, उसके बाद सी आर नियम का स्पष्टीकरण, नियम का औचित्य और नियम का प्रयोग। तो ये 4 है, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है। स्टेटमेंट ऑफ रूल में किसी भी रूल के बारे में स्टेटमेंट होगी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि एडिशन ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स विल रिजल्ट इन अ इवन नंबर, है ना। तो ये स्टेटमेंट ऑफ रूल होगी। क्लैरिफिकेशन क्या होगी कि भाई रूल है मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड है, रूल का मतलब तो ये है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ एग्जांपल्स, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर एविडेंस ऑफ प्रूफ देखना है, तो क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल। जस्टिफिकेशन ऑफ रूल्स क्या भाई, इसमें आप उस रूल की वेरासिटी, मतलब उस रूल का ट्रूथफुलनेस चेक करोगे बाय क्रॉस प्रूफिंग ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, कि हाँ भाई ये सही में आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। और एप्लीकेशन ऑफ रूल में क्या करोगे, आप उस सीखे हुए चीज को या फिर सीखे हुए रूल को दूसरे एप्लीकेशन या फिर दूसरी सेटिंग्स में अप्लाई करने का ट्राई करोगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको SCJA ऐसे याद कर लो, SCJ, आप उससे कुछ बना लो ना, साइंस फिर जे कुछ भी बना सकते हो। बाकी इसको ऐसे तो याद करने का है नहीं, पहले स्टेटमेंट है, फिर क्लैरिफिकेशन है, फिर जस्टिफिकेशन है, फिर एप्लीकेशन है, याद करने का ऐसा कुछ है नहीं। अब डिपेंडिंग अपॉन इन 3 चीजों के एक्सपोजिटरी, डिस्कवरी और इंक्वायरी स्किल्स, इन चीजों का जो सीरीज है ना, इन चीजों का ऑर्डर है वो बदलता रहता है। बदलता कैसे रहता है, देखो एक्सपोजिटरी अप्रोच आ गई, एक्सपोजिटरी अप्रोच में जो ये सीरीज है, फिर जो ऑर्डर है सेम रहेगा, SCJA। पहले स्टेटमेंट आएगी, फिर क्लैरिफिकेशन, फिर जस्टिफिकेशन और फिर एप्लीकेशन, ये सेम रहेगा एक्सपोजिटरी अप्रोच में, ठीक है। अब हम चलते हैं डिस्कवरी अप्रोच में, जो हमारे सामने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रहा, ये है डिस्कवरी अप्रोच का, देखो ऊपर देखो मैं आपको डिस्कवरी अप्रोच, ये डिस्कवरी अप्रोच का ऑर्डर है, अगर आप देख पाओ तो क्लैरिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन है, स्टेटमेंट है और एप्लीकेशन है। हुआ कुछ नहीं है, जो पहले जो आपने ऑर्डर याद किया हुआ ना, स्टेटमेंट, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, एप्लीकेशन, कुछ नहीं हुआ, बस जो स्टेटमेंट है वो उठ के तीसरे नंबर पे चला गया। ये बेस्ड ऑन इनके क्या बोलते हैं जो प्रोसेस, वो इसका ये मान लो कि एक पर्टिकुलर हर अप्रोच का अपना प्रोसेस होता है ना, चीजों को फॉलो करने का, कि डिस्कवरी अप्रोच में कुछ अलग प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंगली बस सेट किए गए हैं और कुछ अलग नहीं है इसमें, है ना। अगर डिटेल में समझना, अगर आप इस वाले जो पीडीएफ है उसको जाके पढ़ लेना। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ रूल है वो अपने आप 3 नंबर शिफ्ट हो गया, बाकी ऑर्डर सेम है, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, फिर स्टेटमेंट और फिर एप्लीकेशन। पॉइंट इज क्लियर, इसमें आप समझ लेना भाई ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये मैंने ऑलरेडी वैसे क्लास में समझा रखा। अब लास्ट बच गया इंक्वायरी या फिर प्रोसेस स्किल्स, ये बच गया इंक्वायरी अप्रोच या फिर प्रोसेस स्किल। अब ना इंक्वायरी अप्रोच का और डिस्कवरी अप्रोच का जो ऑर्डर है ये सेम है, ऊपर हमने ये पढ़ा क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, स्टेटमेंट और एप्लीकेशन, डिस्कवरी वाले में सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। बस फर्क कहाँ है यहाँ देखना, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ऑल तो द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी एंड इंक्वायरी सेम। डिफरेंस कहाँ है, इंक्वायरी में क्योंकि तो बिल्कुल टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, तो यहाँ पे सारे के सारे काम स्टूडेंट के हो जाते हैं। स्टूडेंट ही टीचर से इंक्वायरी करेगा, स्टूडेंट ही टीचर से क्वेश्चन पूछेगा। द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन टू टीचर
to collect the data to a discrepant event presented by a teacher in the initial stage of टीचिंग एपिसोड। बेसिकली कुछ नहीं, इसमें बच्चा टीचर से सवाल पूछता रहता है, बस बाकी ऑर्डर सेम रहेगा। और ऐसे कुछ सवाल जो कि यस और नो में बता सकता है टीचर, बाकी इसका जो भी वो है ना, क्या बोलते हैं, डिटेल अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ जाके पढ़ सकते हो। समझ गए? तो हमने ये देखा डिस्कवरी अप्रोच के बारे में बताई गई थी। अगर हमसे पूछे एक जर्नल जो एक्सपोजिटरी अप्रोच है तो उसकी क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ रूल होगी, फिर क्लैरिफिकेशन होगी, फिर जस्टिफिकेशन होगी और फिर एप्लीकेशन होगी। हमने कुछ नहीं देखा। जो डिस्कवरी अप्रोच है और जो इंक्वायरी अप्रोच है उसमें कुछ नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट ऑफ रूल है ये उठ के तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, स्टेटमेंट और एप्लीकेशन यही तो हो जाएगा, है ना? तो क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, स्टेटमेंट और एप्लीकेशन। समझ गई इस बात को? कोई दिक्कत किसी को, किसी भी बात की कोई दिक्कत? चले आगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा का इनमें से कौन सा उद्देश्य है? स्टूडेंट्स विद एससीएन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स शुड हैव सेम ग्रेड्स एज स्टूडेंट्स विदाउट एससीएन। एससीएन वाले छात्रों के एससीएन वाले छात्रों के एससीएन के बिना छात्रों के समान ग्रेड होना चाहिए। सही है कि नहीं? ठीक है, आप इसको ना एससीएन काट दो, क्योंकि काफी सारे बच्चे शायद ना मुझे एससीएन में कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे कि एससीएन है क्या। बाकी एससीएन आप एक पर्टिकुलर अगर चीज जोड़ो ना, कि जो बच्चा नॉर्मल से अलग है, बस उसको ऐसे जोड़ लो आप। समझ गए? तो ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विद एससीएन, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है ना, शुड हैव सेम ग्रेड्स एज नॉर्मल स्टूडेंट्स। ये पहला पॉइंट है। टू मीट इंडिविजुअलाइज्ड गोल ऑफ अ स्टूडेंट्स विद एससीएन इन कंटेक्स्ट ऑफ अ जनरल एजुकेशन सिस्टम सेटिंग। तो ठीक है भाई, सामान्य शैक्षिक सामग्री में एससीएन के साथ छात्रों के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समायोजन। कहने का मतलब ये, दूसरा पॉइंट का मतलब ये है कि पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके अंदर यही तो होता है, जो एससीएन बच्चा है उसके लिए हम इंडिविजुअलाइज्ड गोल और उसकी एजुकेशन सेटिंग या फिर कंटेक्स्ट के हिसाब से उसके हम इंडिविजुअलाइज्ड गोल को मीट करने का ट्राई करेंगे, है ना? ठीक है, अब आप ये बताओ, सिंपल सी बात, नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स है, इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स है, तो क्या ग्रेडिंग सेम हो सकती है विद स्टूडेंट्स जिनकी डिसेबिलिटी है और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं? नहीं, ग्रेडिंग सेम नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो वो ना क्या था आपका, नेशनल फोकस ग्रुप ऑन डिसेबिलिटी वाली जो किताब है, ये वाली, इसमें लिखा भी हुआ बिल्कुल साफ साफ कड़े शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या पर्पस है, क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, पर्पस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इज नॉट द सेम एज फॉर अ स्टूडेंट विदाउट एससीएन। कि नॉर्मल बच्चे और अलग जो, अब क्या बोल, थोड़ा सा ना समझाने में कि नॉर्मल, अब मैं बोल रहा हूँ इसको नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड, ताकि आपको समझ आ जाए। ये एससीएन एशियन मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक नॉर्मल बच्चा बोल रहा हूँ, डिसेबल्ड, पर आप इस बात को ये मान के मत चलना कि एससीएन के सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे आ रहे हैं। तो ये बात मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के रूप में, ताकि आपको समझ आ जाए, कनेक्शन ठीक बच जाए। मैं अभी फिलहाल एससीएन की जगह डिसेबल बच्चों का इस्तेमाल, डिसेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट असल में एससीएन डिसेबल नहीं होते, मतलब वो भी होते हैं, उनके अलावा और भी होते हैं। इस बात की क्लियरिटी है? ठीक है, मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, बोलना मत सर आपने एससीएन में नहीं। ठीक है, is not the same as for a student without SCN. That is, it is not to bring students with SCN up to the level of or maintain their grades as the same level as students without SCN. ये बोला हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका लेवल बराबर कर दें। और उनका मतलब ये पर्पस ये भी नहीं है कि उनकी जो ग्रेड की मेंटेनेंस है वो सेम लेवल पे हो, क्योंकि पता है भाई ऑलरेडी ये इसको कुछ दिक्कत है तो इसकी ग्रेडिंग थोड़ी अलग सिस्टम से कर दो। समझ पा रहे हो? तो ये लिखा हुआ है, दैट इज नॉट टू ब्रिंग स्टूडेंट्स विद एससीएन अप टू द लेवल और मेंटेन देयर ग्रेड्स एट द सेम लेवल। कि वो कंपैरिजन या फिर कि भाई तू डिसेबल्ड है, तेरा इन नॉर्मल बच्चों की अकॉर्डिंगली स्कोर क्यों नहीं आ रहा, वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे पर्पस वो डिसेबल्ड बच्चों, नॉर्मल बच्चों को लेवल पे लाने का नहीं है। हमें पता है यार पहले ही वो ड्रॉबैक पे है, अभी उसे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आपका उसका असेसमेंट, उसका लेवल उसी के अकॉर्डिंग चेक करो, बस। सेकंड पर्पस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि उन डिसेबल्ड बच्चों की, फिर से बता रहा हूँ, डिसेबल्ड बच्चे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाए। बाकी एससीएन के अंदर डिसेबल्ड बच्चों के अलावा और भी बच्चे आते हैं। इस बात को समझ गया आप? ठीक है,
इसका मतलब ये है कि ताकि क्योंकि डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनकी इंडिविजुअलाइज नीड्स होंगी, तो उन्हीं के इंडिविजुअलाइज्ड गोल के अकॉर्डिंग, उन्हीं कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाओ जर्नल एजुकेशन सेटिंग में। क्योंकि आप एक जर्नल क्लासरूम ही होगा, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होगा, सिंपल क्लासरूम तो वही बोला हुआ है, जर्नल एजुकेशन सेटिंग में या फिर क्लास में आप उनके इंडिविजुअलाइज्ड गोल को मीट करने का, वहां तक पहुंचने का ट्राई करो। बस ये चीजें इसमें बोली गई हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो ठीक है भाई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विद एससीएन की, इसमें लिखा हुआ है क्या स्टूडेंट्स डिसेबल्ड बच्चों और नॉर्मल बच्चों का ग्रेडिंग लेवल सेम होना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है ना। दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ओनली टू इज द राइट उत्तर। अगर आप यहाँ देखो टेक्स्ट बुक पे भी इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो ओनली टू इज द पॉइंट इज क्लियर। शुड नॉट हैव द सेम ग्रेड, यहाँ पे शुड हैव लिखा हो ना, शुड नॉट हैव द सेम ग्रेड आना चाहिए। 185 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग ऑफ साइंस करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना के लाभ है? पहला क्या है, इट हेल्प्स टू एंश्योर अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग पहलुओं को जानने के बारे में पता लगता है। इट हेल्प्स टू एंश्योर अचीव कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट, हमें व्यापक श्रेणी की जो साइंटिफिक कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में पता लगता है। तो दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें तो कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं, तो एडवांटेज दोनों ही एडवांटेज है। आप सभी ने इसका उत्तर ठीक कर दिया होगा, मुझे इस बात का पूरा पूरा आभास है। इन साइंटिफिक इंक्वायरी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज अ टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ रेजिंग क्वेश्चन, आपके साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर, क्योंकि इंक्वायरी है तो इंक्वायरी में बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बच्चे के अंदर क्वेश्चनिंग स्किल्स को डेवलप करना है। तो आप किन किन चीजों के थ्रू क्वेश्चनिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हो? पहला है, टीचर नीड्स टू हेल्प चिल्ड्रन टू बी अवेयर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू देयर ओन क्वेश्चन, कि उन्हें पता होना चाहिए उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी काफी सारी अलग अलग इंक्वायरी हो सकती हैं। शिक्षक को बच्चों को अपने स्वयं के पर्सन से संबंधित पूछताछ की संभावना के बारे में जागरूक करने में मदद करनी चाहिए, कि भाई ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे पूछ रहे हो तो इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हो। मतलब जो उसके मन में क्वेश्चन है उसके बारे में और पॉसिबिलिटीज से अवेयर करवाना है, ताकि उसके अंदर और सवाल आए। समझ पा रहे हो? और सवाल आए। टीचर नीड्स टू हेल्प चिल्ड्रन टू रेज क्वेश्चंस while they are reading information by observing a situation or an object, कि टीचर को एनकरेज करना है बच्चों को कि जब वो कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि टीचर रीडिंग कर रहा है बीच में टोक दे, नहीं, बच्चों के कंटेक्स्ट में बात करी गई है कि टीचर को एनकरेज करना है बच्चों, जब वो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में सवाल आए। ऐसा ना हो कि वो बस सुस्त बन के बैठ रहे हैं, अच्छा ठीक है भाई न्यूटन ने दिया, ठीक है बहुत बढ़िया बात है भाई, हमारे बस की नहीं है। ऐसे नहीं, बैठे रहने वाली बात नहीं है। शिक्षक को किसी स्थिति या वस्तु का अवलोकन करके जानकारी पढ़ने के दौरान बच्चों को प्रश्न उठाने में मदद करने की आवश्यकता होती है, फिर एनकरेज करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। बाकी इसको दिखाऊं क्या? दिखाने की तो कोई जरूरत है नहीं, एक बार देख लो। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 54, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर, फैसिलिटेटर नीड्स टू हेल्प चिल्ड्रन टू, ये ऊपर ना जो हेडिंग है साइंटिफिक इंक्वायरी की है, इसकी आप चिंता मत करना। यहाँ पे फैसिलिटेटर एज ए टीचर आपको क्या करना पड़ेगा, बी अवेयर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू क्वेश्चन, बी एबल टू पॉज, ये ना, हाँ यही तो है, क्लैरिफाई देयर क्वेश्चंस टू अदर्स फॉर हेल्पिंग, तो यहीं से उठाया गया है कि उनकी क्या पॉसिबिलिटी है उनके क्वेश्चंस की, उनको दिखाओ अलग अलग, इन तरीकों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप बी एबल टू पॉज इन्वेस्टिगेबल क्वेश्चंस टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, तो वो एक ऐसा क्वेश्चन बना पाए ताकि उनकी क्यूरियोसिटी सॉल्व हो जाए, जो भी उनके दिमाग में खुजली हो रही है ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन उनको बनाने की स्किल्स डेवलप करनी है। क्लैरिफाई देयर क्वेश्चंस टू अदर फॉर हेल्पिंग देम टू सर्च द वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स, कि एटलीस्ट वो अपना क्वेश्चन दूसरे को क्लैरिफाई करे ताकि आसान तरीके से वो आंसर ढूंढ पाए। और ये पॉइंट हमें ऑप्शन में दिया ही हुआ है, ये पॉइंट भी ऑप्शन में दिया हुआ है और ये पॉइंट भी ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला पॉइंट यहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। बाकी इसकी कोई नीड थी नहीं, आप सभी ने इसका उत्तर कर दिया। नंबर रिटर्न इन पी बटे क्यू फॉर्म, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर बोलेंगे, ओनली 2। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर तो पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता, सिंपल सी बात, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर, तो रैशनल नंबर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू वोकेबलरी। अगर बच्चों को आपको नई शब्दावली सिखानी है तो कौन कौन सी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ड्राइंग, बिल्कुल ठीक बात है भाई। यहाँ पे मैंने बना दी ये, बेटा ये है, मनी नहीं मेरे से, बेटा ये है कार, तो ये नई वोकेबलरी बता दी। फोटो भी दिख गई, जो उसका दिमाग में कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग हो गया भाई। अच्छा ये फोटो है, ये कार है, समझ गए। यूजिंग अपोजिट्स, अपोजिट का इस्तेमाल करके यहाँ पे बना दिया। बच्चों को पता है भाई ये है हैप्पी, है ना, और यहाँ पे अपोजिट का इस्तेमाल करके दिखा दिया सैड। तो बच्चों को पहले हैप्पी पता था, अब उसको अपोजिट पता लग गया सैड, भाई सैड का मतलब उदास। दोनों का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को बता सकते हैं। बाकी ये ब्रिटिश काउंसिल की जो किताब है वहां से उठाया गया, बट मैं इसको सोर्स नहीं दिखाने वाला, है ना, हाँ सोर्स नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 3 पढ़े हैं मेनली, ठीक है, उसमें पूछा हुआ है उनमें से, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्या है, एक के अंदर 2 टाइप्स और हैं, तो उसमें पूछा हुआ है ऑफिशियल लिटरेचर इनमें से कौन कौन सा ऑफिशियल ऑर्डर्स है, डिसीजन ऑफ लॉ कोर्ट्स है, बुक्स ऑन ग्रामर है, डिस्पैचेस है। निम्नलिखित में से इतिहास के स्रोत के रूप में आधिकारिक साहित्य की श्रेणी में आता है आधिकारिक आदेश, कानून न्यायालयों का के निर्णय, व्याकरण पर पुस्तकें और डिस्पैच, इनमें से कौन सा आता है, ये बात करी गई है। अच्छा इस चीज को अगर दिखाना हो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 15, 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 15। ये सोर्सेज के पहले क्वेश्चन आ गए थे हमारे पास। आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर है, लिटरेरी सोर्सेज है, और तीसरा कौन से ओरल ट्रेडिशंस है। ये कौन से थे, ये थे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, है ना, और एक और है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इनसे भी आने वाले जो आगे वाले पेपर है उसमें सवाल आएंगे, उसकी चिंता मत करना आप, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कम्स अंडर दी ऑफिशियल लिटरेचर, इनमें से कौन सा ऑफिशियल लिटरेचर के अंडर आता है। आपको दिख रहा है सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा गया है। सेक्युलर सेक्युलर लिटरेचर को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, जो कि प्राइवेट लिटरेचर है और दूसरा है ऑफिशियल लिटरेचर। प्राइवेट लिटरेचर जो किसी की इंसान ने खुद से लिखी है ना, तो उसके बेसिस पर हिस्ट्री का पता लगाना। और ऑफिशियल जो ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट के लॉ लॉ ऑर्डर है, कोई डिस्पैच है, उसके हिसाब से। तो प्राइवेट लिटरेचर में वो चीजें आएंगी जो किसी इंसान ने खुद लिखी हैं, जैसे कि देखो ड्रामा, नॉवल, पोयम, बुक्स ऑन ग्रामर, ये भी खुद की लिखी हुई चीजें होती है। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, अब क्या है ये लिखा हुआ है बुक्स ऑन ग्रामर एंड एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड आर्ट, तो ये पूरी चीज एक लाइन है, ये लाइन है पूरी चीज, बुक्स ऑन ग्रामर एंड एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड आर्ट। तो किसी ने कोई किताब लिखी है वो सारा इसके अंदर ऑफिशियल प्राइवेट लिटरेचर के अंदर आ जाएगा। बायोग्राफीज खुद की होगी, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज, ट्रैवलर अकाउंट्स, तो बेसिकली समझ पा रहे हो, प्राइवेट लिटरेचर में सारी चीजें जो बंदा खुद लिखी हुई है। ऑफिशियल लिटरेचर में या फिर ऑफिशियल ऑर्डर्स में वो चीजें आ जाएंगी जो सरकार के द्वारा पास आउट हो, लाइक ऑफिशियल ऑर्डर्स, डिस्पैचेस, सनद्स, डिसीजन ऑफ लॉ कोर्ट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लिटरेचर। पॉइंट इज क्लियर, आसान चीज है, याद होगी अब आपके, आप मानो ना मानो चीज आपकी याद हो चुकी है। ऑफिशियल ऑर्डर हो गए, डिस्पैच हो गए, सनद होगी, सनद पहले मतलब सरकारें निकालती थी किसी ना किसी चक्कर में, और डिसीजन ऑफ ऑन द लॉ कोर्ट्स, ये जो भी कोर्ट वगैरह में डिसीजन हो, वो सारी जो ऑफिशियल लिटरेचर है जो कि हमें हेल्प करती हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, है ना। जैसे कि वो हम पढ़ते हैं हंटर कमीशन आया है, फिर जो भी वो डिस्पैच ही तो थे, समझ पा रहे हो, किसी टाइप का ऑर्डर ही था जो कि निकला होगा, उसके अभी तक हमारे पास वो चिट्ठे पड़े हुए कि हाँ भाई ये इस दिन लॉन्च हुआ, समझ पा रहे हो वो चीजें। तो ठीक है भाई, ऑफिशियल ऑर्डर्स, एक बार, ऑफिशियल ऑर्डर ऑफिशियल चीज है, डिसीजन ऑन ऑन द लॉ कोर्ट्स ये भी ऑफिशियल चीज है, बुक्स ऑन ग्रामर ये प्राइवेट लिटरेचर है, कोई भी बंदा लिख सकता है इन्हें, और डिस्पैच भी एक ऑफिशियल चीज है। 1 3 4, 1 3 4, तो देख लो आप 1 3 4 कहाँ दिया ही नहीं हुआ, सॉरी 1 2 4, 1 2 4 ये दिया ना, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 ये ऑप्शन पता नहीं क्या है, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से इधर टेक्स्ट बुक पर क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ 19% बच्चों से उत्तर दिया। पॉइंट इज क्लियर, समझ गए, चलो जी। एक्स वाई जेड और डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल है, एक्स वाई और वाई जेड
कि जो लेंथ है एक्स वाई की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वाई जेड की 14 सेंटीमीटर है, तो हमें डी की बतानी है। मैंने आपको पिछली क्लास में या फिर पिछली पी वाई की क्लास में बताया था कि दो चीज़ होती है ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक सिमिलरिटी होती है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, बिल्कुल ट्रायंगल सेम होते हैं, हूबहू होते हैं। तो अगर हम बोलते हैं ना ट्रायंगल एक्स वाई जेड और डी एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स वाई की लंबाई अगर यहाँ पे कितनी दी हुई 10 दी हुई ना, तो डी की भी 10 मिलती। यहाँ पे वाई जेड की अगर कितनी दी हुई 14 दी हुई है, तो ई एफ की भी 14 मिलती है अगर वो कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल हूबहू डिट्टो सेम, जैसे ये हाथ और ये हाथ डिट्टो सेम है। समझ पा रहे हो? ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज का छोटा वर्जन, किसी भी बड़ी चीज का छोटा वर्जन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, और वो आती नहीं थी, वो डोरेमोन होता है, डोरेमोन में वो आती थी बिग लाइट स्मॉल लाइट, जो किसी भी बड़ी चीज को छोटा कर देती थी, तो फिर छोटी चीज को बड़ा कर देती थी। अब अगर चीज को हम छोटा करेंगे, तो इसका देखो जो साइड्स का रेशियो वो तो सेम मिलेगा, है ना, प्रपोर्शन में तो छोटा होगा। अब ऐसा तो नहीं, अगर कोई मुझे छोटा करे तो मेरा एक हाथ लंबा रह जाएगा, मेरी एक टांग लंबी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। जिस प्रपोर्शन में फिलहाल मैं अभी, उसी प्रपोर्शन में तो मैं छोटा हो जाऊंगा। कहने का मतलब मेरी जो बॉडी का प्रपोर्शन है, रेशियो वो सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, और ये डी ई एफ है, तो जो इनकी साइड्स का रेशियो है वो सेम रहेगा। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये एक्स वाई और वाई जेड, देख लो, एक्स वाई और वाई जेड, अगर मैंने बोला है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो मतलब इसका रेशियो एक्स वाई और वाई जेड की जो साइड का है उनका रेशियो, और जो डी ई है और ई एफ की साइड का रेशियो सेम रहेगा। बस सिंपल सी बात है, कंसेप्ट है, आप सभी को पता होना चाहिए, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। बाकी अब देखो, एक्स वाई यहाँ 10 है, वाई जेड यहाँ 14 है। ठीक है, वैसे तो 2 सेकंड का सवाल है, मैं जबरदस्ती एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डी यहाँ पे कितना 15, और हमें निकालना है ई एफ, तो ई एफ ये निकाल दिया। तो आप यहाँ रेशियो देखो, रेशियो कितना है यहाँ पे, कितना है 5 और 7 का है, तो वहीं पे यहाँ पे 5 और 7 का रेशियो हो जाएगा। मतलब 5 × 15 और 7 × 21, तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। पॉइंट इज क्लियर, समझ के, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, देखिए रेशियो है ना, जैसे यहाँ पे रेशियो 5 और 7 का बन रहा है, तो यहाँ पे भी रेशियो 5 और 7 का बनेगा। तो ऊपर 15 है, तो नीचे अगर 21 कर दूंगा तो रेशियो 5 और 7 का बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21। पॉइंट इज क्लियर, सभी का डाउट क्लियर? ऑलरेडी कर चुके हैं। इनमें से कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो फेयर टेस्टिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेशन मॉडल, ये सारे ही हैं, तीनों ही हम मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। बाकी अगर देखना हो, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 105, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 105, ये रहा। फेयर टेस्टिंग, क्लासिफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग, पैटर्न सीकिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेशन मॉडल, मेकिंग थिंग्स और डेवलपिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये 6 टाइप है इन्वेस्टिगेशन के। तो उन्हीं में से 3 पूछे हुए हैं, फेयर टेस्टिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेशन मॉडल। तो कहाँ गया, फेयर टेस्टिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेशन मॉडल्स। ठीक है, सभी ने कर दिया होगा। विच कैन एक्ट एज अ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस, मूवीज, इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा। तो ये सारे के सारे एक सीखने के संसाधन के रूप में किसमें, सोशल साइंस में, फिर सामाजिक विज्ञान में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका, फिल्मों का, इंटरनेट का, पुस्तकों का, अखबार की कतरन। तो 1 2 3 4 सभी का उत्तर ठीक है। Which of the following statement is are correct? If two length, if the length of two line segments are equal, then the line segments are said to be congruent. मैंने बताया ना, अगर कोई चीजें बिल्कुल सेम है तो उन्हें congruent बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर दो लाइन सेगमेंट की लाइन जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, तो मतलब बिल्कुल सेम ही चीज होगी, बिल्कुल सेम चीज होगी तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यदि दो रेखा खंडों की लंबाई बराबर है, तो रेखा खंडों को अनुकूल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। दूसरा, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स आर इक्वल। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई एंगल 5 डिग्री का, दूसरा एंगल भी 5 डिग्री का है, दोनों सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है। दस टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैव इक्वल मेजर्स। सिंपल सी बात, दोनों चीज वही घुमा फिरा के बोल रखी है। कहने का मतलब ये जो चीज बराबर है वो सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल सी बात है, तो बोथ 1 और 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सभी का उत्तर ठीक हो जाएगा, है ना। फिलोसफी ऑफ साइंस कंसर्न्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग, विज्ञान के दर्शन डैश सहित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के सिद्धांतों की चिंता करते हैं। फिलोसफी ऑफ साइंस किस चीजों की चिंता करता है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं,
भाई पहले डिस्कवरी होती है, अगर कोई साइंटिफिक चीज करोगे आप पहले डिस्कवरी, है ना। दूसरा इज कंफर्मेशन, उस डिस्कवरी की कंफर्मेशन, अच्छा जो मैंने चीज निकाली क्या वो सही है कि नहीं। पॉइंट इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्कवरी भी ठीक है और कंफर्मेशन भी ठीक है। तो बोथ 1 और 2, खोज की प्रक्रिया और पुष्टि की प्रक्रिया, ये दोनों वैज्ञानिक स्पष्टीकरण में शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको देखना हो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14, 504, 510 ब्लॉक एक पेज नंबर 18, मैं आपको दिखाया था 510 ब्लॉक एक पेज नंबर 18। philosophy of science concerns the principles and process of scientific explanation, includes both process of confirmation and of discovery। यही पॉइंट, यही क्वेश्चन हमसे उठा के पूछ लिया गया है। The collected data from different sources which is not arranged or organized in any manner is called array data और raw data। किसी विभिन्न स्रोत से एक एकत्र किया गया डेटा जो किसी भी तरीके से व्यवस्थित या संगठित नहीं है, डैश कहा जाता है, डेटा संग्रहित या फिर कच्चा डेटा। तो इसे क्या बोलेंगे भाई? एरे डेटा होता है ऑर्गेनाइज डेटा, रॉ डेटा होता है जो कच्चा डेटा होता है ना, वही होता है जो उसको अभी हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया या फिर जो अभी अरेंज नहीं है। तो ओनली टू इज द राइट उत्तर। बाकी अगर उसको दिखा देता हूँ 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 129, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 129। कलेक्शन ऑफ डेटा एक प्राइमरी सोर्स होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। हियर द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, अगर कोई भी डेटा हम डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे बारे में जान रहे हो, भाई मेरा नाम हिमांशु सांगवान है, मेरा जन्म का साल 2000, तो मैं ही बता रहा हूँ, तो ये प्राइमरी डेटा है ना। जब डायरेक्टली सोर्स से ही डेटा को कलेक्ट किया जाए वो होता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? अगर आप थ्रू मेरे डॉक्यूमेंट्स या फिर थ्रू और किसी के मुंह से आप सुनो कि हाँ भाई इसका नाम हिमांशु 2000 में पैदा हुआ था, वो है सेकेंडरी डेटा, जो कि इनडायरेक्ट सोर्सेज से जब डेटा इकट्ठा किया गया हो। उसके बाद रॉ डेटा, जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया और जो कि अरेंज्ड नहीं है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। और जो डेटा आपने इकट्ठा कर लिया हो और उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली अरेंज कर दिया हो तो उसे हम बोलते हैं एरेड डेटा। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? x इज 400% मोर देन y, मतलब आप ये मान लो अगर x 1 है तो y 5 है, सिंपल सी बात है। तो पूछा है y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, यही तो पूछा है। सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, रुकना, ये ना x इज 400% मोर देन y, मतलब अगर y 1 है तो x 5 है। तो पूछा है y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, 1 5 का कितना परसेंट है, 1 5 का कितना परसेंट। अगर आप इसको 100 से कर लो तो ठीक है भाई, इसको 20 बना लो और इसको 100 बना लो, तो आप देख पा रहे हो तो y x का कितना परसेंट है, 20% है, बात ही खत्म होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 400% दिक्कत, 4 नंबर जोड़ दिया इसमें, बस क्या बात थी यहाँ पे, है ना। बाकी 1/5 आपको पता ही क्या होता है, 1/5 20% होता है, वैसे भी उत्तर निकल आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन देखो। Which of the following is the most appropriate example of using learner experience while teaching social science? निम्नलिखित में से कौन सा वह सटीक उदाहरण है जो एक छात्र के अनुभव का उपयोग कर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने वक्त उपयोग किया जा सकता है। बेसिकली इनमें से किन मेथड्स के थ्रू या फिर किस एक्टिविटी के थ्रू, किस एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। While teaching the process involved in agriculture, the teacher can ask students who have seen the process to describe them। कि अगर टीचर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा रहा है तो टीचर बच्चों से पूछ सकता है क्या आपने कभी ये प्रोसेस देखा है, अगर देखा है तो आप बता सकते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। आगे देखते हैं। While teaching about water scarcity in India, the teacher can use her personal experience to teach the topic। कृषि में शामिल प्रक्रिया को सिखाते समय शिक्षक उन छात्रों से पूछ सकता है जिनके पास उन प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए उन्हें देखा है। सॉरी सेकंड पॉइंट है ना। भारत में पानी की कमी के बारे में बताते हुए शिक्षक अपने व्यक्तिगत उपयोग कर सकते हैं विषय सिखाने के लिए अनुभव, थोड़ा हिंदी में गलत है, बेसिकली अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर सकते हैं उस विषय को सिखाने के लिए। Third is the teacher can give an assignment to the students on the topic of human geography to use learner's experience।
शिक्षक मानव भूगोलों के विषयों पर छात्रों की असाइनमेंट दे सकता है शिक्षार्थियों के अनुभवों का उपयोग करने के लिए। अब आप बोलोगे सर पहला भी ठीक लग रहा है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, बट यहां हमने बोला लर्नर्स एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में उसने आपने देखा कि उसमें टीचर ने आपने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे लर्नर एक्सपीरियंस की बात ही कट गई, तो ये ऑप्शन तो गया कट। पॉइंट इज क्लियर, ये ऑप्शन तो गया कट, इसमें तो कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा द्वंद यहाँ पे ये है, अगर आप ऑप्शंस देखो तो ये डी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, ये भी नहीं है, बच के दो ऑप्शन, जिसके अंदर पहले में लिखा हुआ अगर टीचर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा रहा है तो टीचर पूछ सकता है बच्चों से, अगर आपने ये प्रोसेस देखा है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। तीसरा पॉइंट क्या है, टीचर ने असाइनमेंट दिया है बच्चों को ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, जिसमें तो यूज लर्नर्स एक्सपीरियंस, जिसमें वो खुद के लर्नर्स एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कर पाए। तो ना अब इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है जिसमें बच्चे के मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंसेस और उनका डिस्क्रिप्शन मतलब हो, इंक्लूड हो, जहां पे बच्चा एक्टिव हो। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है ना। वो बेस्ड ऑन आप लैंग्वेज समझ पाओगे, भाई यहाँ पे असाइनमेंट दिया है तो यहाँ पे उतना कुछ काम है नहीं ज्यादा, तो यहाँ पे एटलीस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ बोल भी पाएगा, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे अच्छा काम हो जाएगा। और तो इसका उत्तर ओनली वन, ओनली थ्री नहीं कट जाएगा। ऑप्शन ये जो है आपके ऑफिशियल आंसर की, उसमें भी बिल्कुल ठीक है, ओनली वन ही दिया गया है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को उठाया कहां से, अच्छा इससे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, क्योंकि आने वाले पेपर में शायद इसकी आपकी हेल्प हो जाए। 509 ब्लॉक 2 पे चलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली कुछ चीजें आती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी अंदर लिख लो कौन कौन सी चीजें आती हैं। सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, इनके नाम से समझ जाओगे क्या चीजें हैं क्या नहीं। पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये आती है किसके अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। बेसिकली ये स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट हो रखी है, सोसाइटी में क्या क्या परसेंटेज किस टाइप में है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हो रही है, उन सब के बारे में रिलेट करता है ये, समझ पा रहे हो। तो ये 5 चीजें हैं इसके अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से उठा गया है, देख पा रहे हो, जर्नल फीचर्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड सोशल साइंस क्लास। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप कैसे बच्चों के एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकते हो, यूजिंग लर्नर्स एक्सपीरियंसेस, यहीं से उठाया गया है। व्हेन यू टीच on process involved in agriculture you can ask students who have seen the process to describe them। अच्छा देखो ठीक है, यहाँ से उठाया गया। अब ना पॉइंट इज कि गलती इस थर्ड पॉइंट में भी नहीं है, गलती इस थर्ड पॉइंट में भी नहीं है, बस थोड़ा सा एग्जामिनर ने वो पॉइंट ही ऐसा बना दिया है थोड़ा कंफ्यूजन वाला। बाकी देखो लर्नर्स के एक्सपीरियंस दूसरे में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बस वो पहला पॉइंट एक पर्टिकुलर जगह लिखा हुआ है, दूसरा जो तीसरा पॉइंट है वो कहीं लिखा नहीं हुआ। बाकी हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पहला ही रहेगा, समझ गए, ठीक है। बाकी तीसरा भी ठीक है, ऐसा नहीं तीसरा गलत, तीसरा भी ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम चुनने जाए तो पहला ठीक। व्हाट इज ट्रू अबाउट इंक्लूजन, निम्नलिखित से समावेशन के बारे में क्या सच है। ऑल आर ट्रू, कौन कौन से देखते हैं इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पीपल्स विद द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, ठीक है भाई, मुखा मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति कि कोई भी किसी भी तरह का हो, सभी को एक्सेप्ट किया था भाई, कोई भी आओ और पढ़ो। इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसफॉर्मिटीज इन एजुकेशन सिस्टम ओनली, तो यहाँ पे ओनली आ गया, सिर्फ शारीरिक विकृति वाले बच्चों को नहीं, कोई भी बच्चा हो, गिफ्टेड हो, गर्ल चाइल्ड हो, डिसेबल्ड हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो, कोई भी हो, सारे आओ। प्रिपेयरिंग डिफरेंट करिकुलम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है, करिकुलम तो एक ही रहता है, हाँ तरीके चेंज हो सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ठीक है। हाँ इंडिविजुअलाइज प्लान आपको बनाना पड़ सकता है, बट ओवरऑल जो रूपरेखा है वो पाठ्यक्रम की कि ये होना चाहिए, वो वही रहेगा ना भाई। इंडिविजुअलाइज प्लान आप अलग बना सकते हो, वो अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज बाय टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संसाधनों का उपयोग करने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। बेसिकली टीएलएम का क्या फायदा है, ये कंक्रीट एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस देने में मदद करता है, ठीक है भाई।
इट हेल्प्स इन डूइंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन अदरवाइज, की ऐसी चीजें जो कि हम वैसे नहीं कर सकते बट उन्हें एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है ना, लिखा हुआ है ये उन चीजों को करने में मदद करता है जो अन्यथा नहीं की जा सकती। थर्ड इज, ये लंबे समय तक सीखने को बनाए रखने की मदद करता है, जो आपने चीज सीखी है उसको रिटेन करने में मदद करता है, चीजें आपके दिमाग में रहती हैं लंबे समय तक। तीनों पॉइंट ठीक है, 1 2 3 आप सभी का उत्तर इसका ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यही है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, तो इनमें से कौन सा एक बहुपद द्वारा बहुपद के विभाजन का प्रतिनिधित्व करता है। अब कहने की बात यह है, पॉलिनोमियल के अंदर मोनोमियल भी आते हैं, बाइनोमियल भी आते हैं, और पॉलिनोमियल इधर हमें बताना है कि कौन कौन सा किसका डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। पिछली क्लास में बता दिया था मोनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो यहाँ पे टर्म देखो, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक ट्राइनोमियल है जिसे हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है, और ये एक मोनोमियल है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में एक या एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं, तो पॉलिनोमियल के अंदर बाय डिफॉल्ट मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में गलती मान सकते हो, या फिर बेस्ड ऑन ऑप्शंस में समझ रहा उस चीज को। यहाँ पे टर्म्स कितनी है, एक दो, ये बाइनोमियल है। यहाँ पे टर्म कितनी है, एक, तो ये मोनोमियल है। तो ये बाइनोमियल और मोनोमियल। यहाँ पे टर्म्स देखो, एक दो तीन, ये ट्राइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, ठीक है। डिवाइडिंग 21 ए बी, ये मोनोमियल है, और बाय ए, बेसिकली 21 ए बी बाय ए दोनों ही मोनोमियल है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे उत्तर ही पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल के ही हैं। कहने का मतलब ये सारे ही सारे उत्तर पॉलिनोमियल से डिवाइड पॉलिनोमियल ही किया गया है। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, पॉलिनोमियल का ना एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग जो कि बनी हुई है हमारे अंदर की, जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स हैं जिसके अंदर काफी सारी टर्म होती हैं। समझ पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ कि आपके कुछ ना कंफ्यूजन बने ना। ये क्या होगा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दिखाता हूँ, पॉलिनोमियल डेफिनेशन ऑल दिखाता हूँ आपको। A polynomial is a mathematical expression that can be written as a sum of one or more terms. तो एक या एक से ज्यादा हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे आप ज्यादा ही मानो, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ये है पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, और ये है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये ट्राइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, एक से ज्यादा टर्म्स है तो इसी को हम उत्तर मानेंगे, ठीक है। ये मोनोमियल बाय मोनोमियल ये अगर बोलूँ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल है ना। समझ इस बात को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट उत्तर, जिसमें पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल डिवाइड बाय बाइनोमियल दिया हुआ है ना। बाकी अगर आप ऑफिशियल पेपर में या फिर इधर देखोगे, इधर भी सही उत्तर यही है, और आप सभी ने इसका उत्तर ठीक दे दिया होगा। बस मेरा यहाँ पे चीज थी आपको समझाने की कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत इस पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 100 क्वेश्चन फिर हमने कर लिए डिसिप्लिन 5 के, और शिफ्ट 2 भी कंप्लीट है। अभी तक हम 500 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। इस बात को आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। 500 क्वेश्चन कर लिए हैं, प्रैक्टिस में 500 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो बहुत सुंदर बात है, और बहुत अच्छे तरीके से हम करते हुए चल रहे हैं। ऐसे करते करते हम 5 शिफ्ट और कर लेंगे। किसी को इनपुट देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताए। और वी आर हाफ वे डाउन, तो आधे रास्ते तक आ चुके हैं, आधा रास्ता और बचा हुआ है। तो यहाँ तक क्लासेस कैसी लग रही हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही, अच्छी लग रही है। देखो इस बात की गारंटी मेरी अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि इतना डीप एक्सप्लेनेशन एनालिसिस कोई करवाता नहीं है, जो कि एज एन स्टूडेंट वो चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में अगली शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को, थैंक यू सो मच।